हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एप्टेक कैडी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक MMPC 012 के। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं मिशन एंड पर्पस की। समझते हैं मिशन क्या है। मिशन का मतलब होता है कंपनी क्या करती है और वो कैसे करती है। ये एक एक्शन बेस्ड स्टेटमेंट होता है जो कंपनी के डेली काम को गाइड करती है। ओके, जैसे कि अगर हम डोमिनोज की बात करें तो उनका मिशन है टू बी द बेस्ट पिज्जा डिलीवरी कंपनी इन द वर्ल्ड। उनका काम है कि फास्ट और रिलायबल पिज्जा डिलीवरी। पर्पस क्या है? अगर हम पर्पस की बात करें तो कंपनी का असली रीजन क्या है एग्जिस्ट करने का, ये थोड़ा इमोशनल और लॉन्ग टर्म होता है। जैसे डोमिनोज का पर्पस है टू ब्रिंग पीपल टुगेदर ओवर अ हॉट डिलीशियस मील। ठीक है, ये उनका डीपर विजन है जो शो करता है कि लोगों को कनेक्ट करना है। अगर हम बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसका मतलब है मिशन होता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं, और जो पर्पस होगा हम ये सब क्यों कर रहे हैं वो हमारा पर्पस होगा। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट, मतलब एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए। इससे पहले कि हम इसके बारे में और बात करें, मैं चाहता हूं कि तुम अगर इस चैनल में नए हो तो एक सेकंड लेके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी और मेरे को मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और भी ऐसी अच्छी वीडियोस तुम्हारे लिए लाता रहूं। तो अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ गुड मिशन। एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? सिंपल और क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब जो मिशन स्टेटमेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सीधा और आसान भाषा में लिखा होना चाहिए ताकि हर कोई इजीली समझ सके, चाहे वो कस्टमर हो या एम्प्लॉय। फिर अगली बात है कि जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है वो कंज्यूमर फोकस्ड होना चाहिए। मिशन का फोकस हमेशा कस्टमर पर होना चाहिए, मतलब ये दिखाना चाहिए कि कंपनी कस्टमर्स के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रही है। तीसरी बात है शो कंपनीज वैल्यू। जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है वो कंपनी के कोर वैल्यू को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जैसे ऑनेस्टी, इनोवेशन, क्वालिटी। इससे पता चलता है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, वैल्यू के लिए भी काम कर रही है। डिफाइन बिजनेस स्कोप। ये क्लियरली बताना चाहिए कि कंपनी किस एरिया या इंडस्ट्री में काम कर रही है, क्या वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, IT या फूड डिलीवरी में है। ओके, और मोटिवेट्स शेयर होल्डर्स। एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट एम्प्लॉय और शेयर होल्डर्स को इंस्पायर करती है, उन्हें लगता है कि वो किसी मीनिंगफुल काम का पार्ट है। अब हम बात करते हैं पॉटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क। ये मॉडल बताता है कि किसी भी इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है और वहां प्रॉफिट कमाना कितना आसान या मुश्किल हो सकता है। इसमें पॉटर 5 फोर्सेस के बारे में बात करता है, जिसमें से पहला है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। ये फोर्स ये चेक करता है कि क्या नए कॉम्पिटिटर आसानी से मार्केट में आ सकते हैं, जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्री हार्ड टू एंटर क्योंकि इन्वेस्टमेंट हाई होता है और रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जबकि फूड डिलीवरी एप्स इजी टू एंटर, लो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क। अगर नए लोग आसानी से आ सकते हैं तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। फिर सेकंड आता है बार्गेन पावर टू बायर। इसका मतलब है कि क्या कस्टमर प्राइस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कस्टमर के पास ज़्यादा चॉइस होती है तो उनकी पावर ज़्यादा होती है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग। और फिर हम बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ये देखता है कि सप्लायर का मार्केट में कितना कंट्रोल है। अगर सप्लायर लिमिटेड है या उनके पास यूनिक प्रोडक्ट है तो वो कंपटीशन में प्रेशर में आ सकते हैं, जैसे कि अगर जो बेच रहा है सामान, जो तुम्हें रॉ मटेरियल बेच रहा है, उसके पास कितना पावर है, वो यूनिक है या नहीं। जैसे कि इंटेल चिप फॉर लैपटॉप, इंटेल की मोनोपोली जैसी सिचुएशन है, जो लैपटॉप बना रहे हैं उनके उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। फिर आता है थ्रेट टू सब्स्टिट्यूट। क्या कोई ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है जो आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता है, जैसे कॉफी का सब्स्टिट्यूट टी हो गया, कार का सब्स्टिट्यूट मेट्रो, बाइक या कैब सर्विस होगी। अगर सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल है तो कस्टमर स्विच कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल राइवलरी। इसका मतलब होता है ये देखता है कि इंडस्ट्री में कितना कॉम्पिटिटर हैं और कंपटीशन है। अब बात करते हैं हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन क्या है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यूनिक बनाती है ताकि वो क्राउड में अलग दिखे। अगर हम बात करें जैसे जब आप कस्टमर को कुछ अलग और बेटर देते हो, डिजाइन, क्वालिटी या फीचर या ब्रांडिंग में, तो वो अपने प्रेफरेंस को बदलते हैं, चाहे प्राइस थोड़ा ज़्यादा भी देना पड़े, वो तुमको चूज करते हैं। इसलिए हमें अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बाकी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में उस टाइप के हैं उनसे अलग बनाना पड़ता है। ओके, अब क्यों जरूरी है अट्रैक्ट लॉयल कस्टमर्स? क्योंकि आप डिफरेंट वैल्यू देते हो तो जो तुम्हारे कस्टमर है वो तुमसे लॉयल बने रहते हैं। रिड्यूस प्राइस प्रेशर। जब तुम कोई वैल्यू देते हो अपने प्रोडक्ट में, कोई ज़्यादा चीज़ देते हो, कुछ अलग देते हो, तो तुम्हारा जो कस्टमर है उसका ध्यान प्राइस से हट जाता है पर उस वैल्यू पे जाता है जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो, जो दूसरी और कोई कंपनी नहीं दे रही। ओके, फिर बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी।
सो लोग कंपनी से इमोशनली कनेक्ट करने लगते हैं। जैसे अगर हम टाटा की बात करें, टाटा नेक्सॉन ईवी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में यूनिक फीचर दे रही है, सेफ्टी दे रही है और अफोर्डेबल प्राइस दे रही है, जिसकी वजह से लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। व्हेन अ कंपनी एंटर्स न्यू मार्केट और प्रोडक्ट टू ग्रो और रिड्यूस रिस्क। ये तब होता है जब कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या नए मार्केट में आती है ताकि ग्रोथ बढ़े और रिस्क कम हो। जैसे कि बात करें, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की। एक होता है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें क्या है, जो न्यू बिजनेस है वो अपने पुराने बिजनेस जैसा ही कुछ काम खोलती है, रिलेटेड ही होता है। जो पुराना बिजनेस है उससे मिलता जुलता जब काम या बिजनेस शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। थोड़ा अलग काम है पर बिल्कुल अलग नहीं है, उससे रिलेटेड ही है। जैसे टाटा स्टील ने कंस्ट्रक्शन सर्विस खोल दी, ओके। फिर होता है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें जो नया हम काम खोलते हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, वो बिल्कुल नई सर्विस होती है। जैसे रिलायंस फ्रॉम ऑयल टू टेलीकॉम, ओके। जैसे रिलायंस पहले ऑयल में थी, अब वो जियो टेलीकॉम में आ गई, ओके। अब कंपनियां क्यों करती हैं डाइवर्सिफाई? स्प्रेड बिजनेस रिस्क। तुम्हारे पास पहले मोबाइल रिचार्ज की शॉप थी, ओके, तो तुम लोग पैसे लेके मोबाइल रिचार्ज करते थे, पर तुमने देखा भाई ये बिजनेस तो कम होता जा रहा है, आजकल नहीं हो रहा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही, तो तुमने क्या किया, अब तुमने फोन की दुकान खोल ली, ठीक है। अब तुम रिचार्ज नहीं करते बट मोबाइल फोन बेचने लगे। तो क्या है, तुमने अपने रिस्क कम कर लिया कि भाई अगर रिचार्ज करना लोग आना बिल्कुल बंद हो जाते तो तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाता। अब क्योंकि तुमने फोन की दुकान खोल ली है तो तुम्हारा स्कोप थोड़ा और बढ़ गया है, तुम थोड़ी देर और बिजनेस में टिक पाओगे। जब तक तुम्हें लगेगा कि अब लोग फोन से भी इंटरेस्ट चढ़ गया तो तब तक तुम कोई और बिजनेस खोल लोगे, ओके। यूज एक्स्ट्रा मनी एंड रिसोर्सेस, ओके। जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मनी है उसका सही यूज हो जाता है और तुम फास्ट और ग्रोइंग मार्केट में एंटर कर पाते हो और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हो। अगर हम बात करें जैसे कि आईटीसी की बात करें, जिसने आईटीसी तंबाकू कंपनी थी, सिगरेट्स वगैरह बेचती थी, पर उसने क्या धीरे धीरे आशीर्वाद आटा, यूपी नूडल्स, फियामा सोप और आईटीसी होटल्स में अपने आप को स्प्रेड कर लिया, डाइवर्सिफाई कर लिया, अलग अलग तरीके से बिजनेस खोल लिया ताकि उसे तंबाकू के रेवेन्यू पे ज्यादा निर्भर ना होना पड़े। अब बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। बिजनेस एथिक्स इज इक्वल टू डूइंग व्हाट मॉरली राइट इवन दो नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू। एथिक्स कुछ ऐसी चीज होती है जो हम मॉरली राइट करते हैं, जो सही है वो करते हैं, इवन दो इट इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड, ओके। ऐसा करना हमारे लिए कोई नियम कानून नहीं है, पर हम गलत नहीं करते, सही करते हैं, उसको हम बोलते हैं एथिक्स। जैसे कि तुमने देखा होगा कि अगर तुम मैकडी या किसी डोमिनोस वगैरह में जाते हो, अगर तुमने कुछ खाने को लिया और अगर वहां से बाई चांस वो गिर जाता है तो वो तुमसे बिना पैसे लिए वो पूरा रिप्लेस कर देते हैं। कोई लीगली नहीं है, उनको ऐसे कोई रूल नहीं कि उनको वो करना ही है, अगर वो नहीं करेंगे तो भी कोई उन्हें रोकेगा नहीं, पर उनके एथिक्स हैं कुछ। अब एग्जांपल्स ऑफ एथिकल प्रैक्टिस अगर हम बात करें, हॉनेस्ट एडवर्टीजमेंट, झूठ ना बोलना एड्स में, फेयर सैलरी और ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज, नो चाइल्ड लेबर, कस्टमर डाटा की प्राइवेसी, नेचर को हार्म ना करना, ये सब कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस हैं। फिर वाई एथिक्स, आज की डेट में एथिक्स क्यों मैटर करते हैं? एक तो पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड होता है, लीगल प्रॉब्लम से लोग बचे रहते हैं, अट्रैक्ट गुड एम्प्लॉयज, ओके। अगर एथिकल कंपनी जैसे टाटा का नाम चला है तो टाटा क्या एथिकल है, जब सारी जगह पे तुमने देखा था कि लोगों को काम से निकाल रहे हैं, टाटा ने क्या किया उस टाइम भी अपने एम्प्लॉयज को रखा। कोरोना के टाइम पे जो दूसरे कंपनियों ने निकाला उनको भी ले लिया, तो वो उनके एथिक्स थे कि भाई हाँ, हम मुसीबत के टाइम पे लोगों को बाहर नहीं करते, जबकि वो भी कर सकते थे, लीगली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उनके एथिक्स ने कहा कि नहीं, हम गलत नहीं करेंगे। अगर किसी ने हमारा इतने साल का साथ दिया है, हम उसको एकदम से मुसीबत के टाइम पे नहीं उनका हाथ छोड़ेंगे, ओके। फिर होता है स्ट्रेंथन ब्रांड इमेज, ओके। जब जैसे टाटा ने इतना किया तभी उसका इतना ब्रांड नेम है, ओके। एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ओके। फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप, ओके। एथिकल बिजनेस कंडक्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयर ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस, ओके। सो आई होप तुमने यहाँ तक वीडियो जरूर देखी हो। अगर एक बार देख लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इनमें से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।